हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। ये जो है आपका जलवायु, जो आपका टॉपिक अध्याय 4 था क्लास 9th का बुक बिहार बोर्ड का, उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपने जलवायु देखा था, ये पार्ट 2 है जिसको मैंने कहा था वर्षा एवं उसके प्रकार हम लोग एक अलग पिक्चर में एक अलग क्लास में कंप्लीट करेंगे, और ये वही क्लास है आपका। और इसमें जो है वर्षा के बारे में विस्तृत वर्णन है। हालांकि एनसीईआरटी का आपने बुक पढ़ा होगा तो उसमें भी वर्षा के बारे में विस्तृत वर्णन है। आपको मैंने जब जलवायु बोर्ड पर समझाया था तो वहाँ पर हमने ये बताया था वर्षा के क्या कारण होते हैं। ये जो है आपका प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि भारत में किस प्रकार की वर्षा होती है, ग्रीष्मकालीन या शीतकालीन, यानी कि गर्मी में वर्षा होती है भारत में या शीत में। तो इसका सटीक और सही आंसर है ग्रीष्म और शीत दोनों ही काल में भारत में वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण, भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा किस हवा के कारण होती है, यानी भारत में जो गर्मियों में वर्षा होती है मई जून में, तो ये किस कारण होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून हवा के कारण। और ये मैंने आपको इस तरह से बोर्ड पर बताया था कि इस तरह जो भारत है ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया, इधर आपके बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर है। ये आपका हो गया उत्तर पूर्व मानसून, ये उत्तर से उत्तर पूर्व हो गया और ये दक्षिण से पश्चिम हो गया। ये आप इधर अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, किसी भी समुद्र से ही वर्षा की, जब समुद्र से यानी कि जल से स्थल की ओर हवा बहती है तो वर्षा होता है। तो ये जो है भारत में जब गर्मियों में वर्षा होती है तो ये किस कारण होती है, जब दक्षिण मानसून हवा चलती है, यानी इधर दक्षिण पश्चिम यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ जब हवा चलती है तब भारत में गर्मियों में वर्षा होती है। अभी ये वर्णन नहीं है कि भारत के किस क्षेत्र में, क्योंकि जितना राज्य है आप समझ सकते हैं, तटीय राज्य, स्थलीय राज्य, मैदानी भाग, तो अनेक तरह के इसमें हैं। तो इसको अभी आगे हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा को दो भागों में बंटने के क्या कारण हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है। इसके कारण ये है कि दक्षिण भारत का आकार ये त्रिभुजाकार होने के कारण, आप ये देखे हैं, आपने पढ़ा है, इसको मैंने बोर्ड पर भी समझाया है कि जो दक्षिण भारत का ये आकार जो त्रिभुजाकार है, इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून जो है दो शाखा में बढ़कर आगे बढ़ती है। दो शाखा में एक अगर इधर से बढ़कर निकल रही है तो ये भी दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाएगा, और ये इधर से अगर निकल रही है यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून ही कहलाएगा, क्योंकि नीचे में ये बिल्कुल सकरा होता है। और ये एक शाखा अरब सागर से निकलती है, दूसरी शाखा ये आप देख रहे हैं अरब सागर से निकलती है। ये भारत के पश्चिमी तटीय भाग, पश्चिम तटीय तो आप समझ गए, तो मैंने डिटेल में समझाया है। तो जो अरब सागर से जो शाखा निकलती है ये भारत के पश्चिम तटीय भाग और पश्चिम घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल पर ये भारी वर्षा कराती है। जब किसी पश्चिमी ढाल या पहाड़ से टकराकर बारिश होती है तो जिस तरफ से अगर इधर से हवा जा रही है और पत्थर पर्वत से टकराए तो इस तरफ अधिक वर्षा होती है उस तरफ की अपेक्षा, क्योंकि उस तरफ जब हवा जाती है तो ढलान के कारण जब हवा नीचे आती है तो उसकी नमी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, यानी जितनी भी बूंदें वो समुद्र से लेकर आती है धीरे धीरे उसकी नमी ख़त्म होने के बाद फिर कम वर्षा होती है। तो ये आपको ये समझना ज़रूरी है। और दूसरी जो शाखा है ये बंगाल की खाड़ी से, ये भी दक्षिण पश्चिम भारत की तरफ जाती है। और ये जो बंगाल की खाड़ी से जाती है ये शाखा, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी वर्षा कराती है, जो कि यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहीं से नहीं उठता है, यहाँ से भी उठ सकता है बारिश, जिस तरह कि आप समझ रहे हैं हिंद सागर यहाँ, अरब सागर यहाँ, बंगाल की खाड़ी यहाँ। तो ये सब तो मैंने बोर्ड पर समझा दिया है, तो उस एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लास आपका लेंदी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा अंडमान निकोबार द्वीपों पर भारी वर्षा कराती है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो कि यहाँ पर मैंने आपको समझाया। और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा, आपको शाखा दे दिया जाएगा अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी, तो जिन्होंने इसको समझ लिया उसके लिए ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है। अभी आपने ग्रीष्मकालीन वर्षा देखी कि किस कारण होती है, लेकिन आपने राज्य नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर ये पूछा जा रहा है भारत में शीतकालीन वर्षा किस राज्य में होती है। या फिर इस प्रश्न को इस तरह से भी आप ध्यान में रखिएगा, उत्तरी पूर्वी मानसून तथा लौटती मानसून, जब मानसून लौटती है तो भारत के किस भाग में वर्षा होती है। तो ये भारत के पूर्वी तटीय भाग, पश्चिम तटीय भाग आप समझ रहे हैं, ये है भारत, ये तटीय भाग है त्रिभुजाकार, ये हो गया आपका पश्चिम का क्षेत्र, ये पश्चिम तटीय भाग, ये पूर्वी तटीय भाग। तो ये पूर्वी तटीय भाग में जो तमिलनाडु है, जब मानसून लौटती है तो तमिलनाडु में भारी वर्षा होती है। अगला प्रश्न है आपका,
ग्रीष्मकालीन वर्षा किस प्रकार की फसलों को लाभ पहुंचाती है? तो ग्रीष्मकालीन वर्षा खरीफ फसलों को लाभ पहुंचाती है। ये छोटे छोटे सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। और शीतकालीन वर्षा किस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है? तो शीतकालीन वर्षा जो है ये रबी फसलों के लिए उपयोगी है। ये है भारत देश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है? ये प्रश्न जो है बिल्कुल संदेहात्मक है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। हालांकि भारत काल में यहाँ पर 6 ऋतुओं का वर्णन है आपके बुक में कि भारत देश में कुल 6 ऋतुएं पाई जाती है, जो किसी भी देश में दुर्लभ है, किसी भी देश में नहीं। यानी कि एक स्पेशल ऐसा भारत देश है जहाँ 6 ऋतुएं, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से और मौसम विभाग के अनुसार 4 ऋतुओं को ही प्रधानता मिली है। तो ये जो 4 ऋतु आपके हैं, ये है ग्रीष्म ऋतु जो कि मध्य नवंबर से मध्य मार्च तक होता है। ये टाइमिंग भी पूछता है आपको, इसलिए आपको ये भी ध्यान में रखना है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मध्य मार्च से मध्य जून, ये जो लास्ट हो रहा है मध्य मार्च जो शुरू हो रहा है, आप यहाँ देखेंगे मध्य नवंबर से शुरू करके मध्य नवंबर लास्ट किया है, और जो मध्य यहाँ लास्ट हो रहा है वो मध्य यहाँ शुरू हुआ है। तो ये याद करना बिल्कुल आसान है। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से मध्य जून, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर, लौटती मानसून ऋतु मध्य सितंबर से मध्य नवंबर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, शीत ऋतु में सूर्य किस गोलार्ध में होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। शीत ऋतु में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में होता है। और यहाँ से जो है आपका ये औसत तापमान है आपके भारत का, तो जनवरी में दक्षिण तथा मध्य भारत का औसत तापमान कितना होता है? जो आपके बुक में लाइन दिया हुआ है वही महत्वपूर्ण है। तो जनवरी में दक्षिण और मध्य भारत का तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। और जनवरी में मैदानी भाग का तापमान कितना होता है? अभी आपने देखा मध्य भारत और दक्षिण भारत का तापमान, लेकिन ये मैदानी भाग, और आपने ये देखा है मैदानी भाग कहाँ है, पठारी भाग कहाँ है, हिमालय क्षेत्र कहाँ है, यानी पर्वतीय भाग कहाँ है, ये सब आप समझ चुके हैं अगर आप शुरू से बने हुए हैं इस चैनल पे तो। और जो नए हैं वो एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। तो ये है जनवरी में मैदानी भाग का तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपका यहाँ प्रश्न नहीं है बल्कि मैंने सारे राज्य का तापमान यहाँ पर जितना आपके बुक में दिया हुआ था एक ही समय में, यानी कि जनवरी में ही चेन्नई का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होता है। आप यहाँ देख रहे हैं चेन्नई तमिलनाडु। यहाँ से अगर आप यहाँ कलकत्ता पहुँच जाते हैं तो उसी जनवरी में कलकत्ता का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से अगर आप पटना पहुँच जाते हैं तो उसी जनवरी में पटना का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ से अगर आप दिल्ली पहुँच जाते हैं तो उसी जनवरी में दिल्ली का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि अति महत्वपूर्ण है, आपको ये समझना और याद रखना। उसके बाद आपका प्रश्न है, जनवरी में सबसे अधिक ठंडक किस भाग में रहती है? तो ये उत्तर पश्चिमी भाग में रहती है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में। भारत की बात हो रही है तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला प्रश्न है आपका, मई महीने में उत्तर भारत का औसत तापमान कितना होता है? उत्तर भारत यानी जहाँ अभी हम लोग हैं, पटना, बिहार, ये सब उत्तर भारत में है आपका। तो मई महीने में उत्तर भारत का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि यही तापमान दिन के समय 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। और भारत में चलने वाली ये जो पछुआ हवा है, इसको पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं? आपको इस तरह के भी प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं कि मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? तो ये है नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी, इसको आपको याद रखना है। और ये जो है ये आंधी तूफान या पछुआ हवा जो भी कहिए, ये लगभग शाम के 3 बजे के आसपास आती है। थोड़ी वर्षा भी ये कराती है ये हवा। और ये वर्षा जो है असम के चाय के फसल के लिए ये लाभदायक है, लेकिन आम के फसल के लिए ये नुकसानदेह है। और इस आंधी को कर्नाटक में आम की बौछार भी कहते हैं, तो इसको आप कहीं पर मेंशन कर लीजिएगा कि कर्नाटक में इस आंधी को आम की बौछार कहते हैं, यानी आम के लिए ये नुकसानदेह होता है ये आंधी, जिसको पश्चिम बंगाल में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। और हम लोग अपने तरफ इसी हवा को लू कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल शुष्क और गर्म हवा होती है। अगला प्रश्न है आपका, पूरे भारत में मानसून कब तक प्रवेश कर जाती है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून प्रवेश कर जाती है, क्योंकि देश में जून के प्रारंभ तक गर्मी बढ़ने लगती है और जून के शुरू में गर्मी बढ़ती है, जिससे कि जीव जंतु सब के लिए ताप सहना वो मुश्किल हो जाता है। कोई पेड़ों के नीचे, कोई नदी में भी जो जीव जंतु रहते हैं वहाँ शरण लेते हैं, तो उस जीव जंतु को नदी का पानी गर्म लगता है। लेकिन जैसे ही आधा जून आता है, अचानक मौसम में परिवर्तन आने लगता है। आधे जून से भी अभी का जो मौसम चल रहा है, ये मौसम इतना सुखदायी है, इतना अच्छा लगता है। आप लोगों में से कोई भी सुबह अगर उठते होंगे तो लगता होगा इतना अच्छा लगता है ये मौसम
कि ये आधे जून से इस तरह के मौसम शुरू हो जाते हैं। आकाश में बादल हमेशा घिरे रहते हैं, तेज़ी से हवा दक्षिण से पश्चिम की ओर आने लगती है और गर्जन तर्जन के साथ बारिश भी होती है। इसे ही हम लोग मानसून का फटना कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे मानसून की शुरुआत करते हैं आधे जून से और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरे भारत में मानसून प्रवेश कर जाती है। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखना है। और उसके बाद आपका अगला है जून से सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा। तो अलग अलग जगह का हमने यहाँ पर मेंशन किया है जो कि आपकी बुक में था। तो जून से सितंबर के बीच वर्षा की मात्रा कलकत्ता में 118 सेंटीमीटर, पटना में 100 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 90 सेंटीमीटर। और ये आपने पढ़ा है कि समुद्र से दूरी के अनुसार भारत वर्षा की मात्रा घटती है और निकटता के अनुसार वर्षा की मात्रा बढ़ती है। तो जिस तरह जो राज्य समुद्र से निकट है वहाँ वर्षा की मात्रा आप देखिए, और ये राज्य दूर होते जा रहा है, वर्षा की मात्रा घटते जा रही है। जबकि ये आप देखेंगे ये नैनीताल है। तो जैसे जैसे हिमालय से दूर दक्षिण में बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है, समुद्र से भी दूर बढ़ते हैं मात्रा घटती है। जबकि नैनीताल में 200 सेंटीमीटर वर्षा दिखाया गया है, बरेली में 90 सेंटीमीटर दिखाया गया है और आगरा में 58 सेंटीमीटर दिखाया गया है। सबसे ज़्यादा वर्षा जो है ये असम तथा मेघालय की पहाड़ियों में होती है, सबसे अधिक वर्षा। और ये जो पहाड़ी है आपका चेरापूंजी या मौसिमराम, यहाँ जून से सितंबर तक 823 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसीलिए ये अधिक महत्वपूर्ण है, सबसे अधिक। आपने पढ़ा है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा है मौसिमराम में सबसे अधिक वर्षा होती है और वार्षिक वर्षा मौसिमराम में 1187 सेंटीमीटर होती है। लेकिन आपने पिछले क्लास में पढ़ा है कि मौसिमराम में अधिकतम वर्षा की मात्रा ये है, तो आपको ये याद रखना है। और आखिरी जो आपका इसमें प्रश्न है, पटना का औसत तापमान, यानी कि वर्षा ऋतु में औसत तापमान बिल्कुल शुष्क हो जाती है और ग्रीष्म ऋतु से थोड़ा कम रहता है। तो जब पहली वर्षा शुरू होती है तो यहाँ पटना का आपके बुक में वर्णन है। तो महत्वपूर्ण है कि आपको पटना से जुड़ा हुआ ही पूछा जाएगा। तो जब गर्मी कम होती है और पहली वर्षा के साथ ही मानसून कम होता है और मई में पटना का जो औसत तापमान है ये 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि जून में 32 डिग्री हो जाता है और जुलाई में 30 डिग्री हो जाता है। ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे और आपने इस चीज़ को समझा है कि क्या है अरब सागर, क्या है बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर कहाँ है, इन सारी चीज़ों को आपने समझा है। ये वार्षिक वर्षा और यहाँ पर जितना भी आपको जून से सितंबर तक की वर्षा की मात्रा दिखाएगी, ये सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है जिसमें कि सारे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग प्रश्न हैं। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा का क्या कारण है, तो आपने इसको डिटेल में पढ़ा है। तो इन सभी प्रश्नों का आप खुद से स्वयं उत्तर करिएगा, खुद से। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है, सूर्य जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, या फिर विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो ये तो सामने में रखा हुआ है आपका मौसिमराम में। और फिर आपका है मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं। तो अभी आपने देखा तुरंत ऊपर में नॉर्वेस्टर या काल बैसाखी। तो सारे प्रश्न हैं आपके महत्वपूर्ण। ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव को आप लोग ज़रूर करिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स उसको भी करिएगा। कुछ भौगोलिक कारण भी पूछे जा रहे हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, तो इन सब चीज़ों को ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं और हमसे ही ये सारा ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये बुक हम किसी क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव को करा देंगे। तो आशा करते हैं आपके लिए क्लास हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगे क्लास, आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो कोई देख रहा है, इसीलिए आपके लिए हर हाल में मेहनत करते हैं। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले क्लास में, बने रहिए आप इस चैनल के साथ।